इस समय जो अपना चुनावी बिगुल बजा है, गुजरात और हाँ। हिमाचल प्रदेश का एक साथ चुनाव होना चाहिए था, लेकिन अपनी सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी इन दोनों को अलग अलग बांट के चुनाव करवा रही है। एक छोटे से प्रांत में दो भागों में कर रही है, और उस सब के बावजूद भाजपा अपने आप में नहीं संभाल रही है। 20 विधायक उसके आज भी इस्तीफा दे दिए, कल भी उनके तमाम नेताओं को निष्कासित करना पड़ा। तो वहां पर भी घमासान मचा हुआ है सड़कों पर। अब भाजपा के अंदर की भी लड़ाई अब उस सड़कों पर निकल करके असंतोष आ गया है सामने पर। तो ऐसी हालत में गुजरात की जनता, गुजरात की चुनाव की क्या स्थिति बनने जा रही है, वहां जनता तो कहाँ जा रहा है? तिवारी जी, देखिए, जिस तरह से जो है वो सुमन जी का गुस्सा जायज है, और जिस जिस ढर्रे पर ये चुनाव प्रक्रिया जा रही है, वहां पर डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी, इसमें बहुत सारा संदेह है। और डेमोक्रेसी को लेकर के जो है एक कहना चाहिए कि एथनिक डेमोक्रेसी की बात, आकार पटेल की जो किताब है कि मोदी ने एक तरह से देश में एथनिक डेमोक्रेसी लागू कर दी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मेरे सामने ये चिंता का प्रश्न ये है कि ये इस पूंजीवाद ने इतने दिनों तक अलाउ क्यों किया डेमोक्रेसी। तो अब उसके साथ जो दिक्कत हो रही है कि वो उसकी शायद लोकतंत्र से बन नहीं रही, खटर पटर चल रही है इस पूंजीवाद की। तो वो जितनी जरूरत होती है उतना ही वो लोकतंत्र को चलने देगा। अभी जिस तरह के सब नाटक हो रहे हैं और कितना पैसा इन चुनाव में लगाया जा रहा है, और जो लोग राज्य के विभिन्न पदों पर हैं वो किस तरह से राज्य और प्रशासन का काम छोड़ करके पार्टी के काम में लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है, जैसे मान लीजिए कि मतलब केंद्रीय मंत्री या कई मुख्यमंत्री दिल्ली एमसीडी के चुनाव में आए हुए हैं, इसी तरह से गुजरात में जा रहे हैं। तो इतना धन जो है वो आ कहाँ से रहा है, ये बड़ा सवाल है। और अगर आ रहा है तो मतलब जो है वो वाइट है, ब्लैक है, क्या उसका मामला है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सवाल है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। तो एक तो जो स्टेट एजेंसीज का जो रोल है वो इम्पार्शियल नहीं, स्टेट ऑफिशियल्स का जो रोल है वो इम्पार्शियल नहीं है। जब स्वयं जो है, जो भी सरकारों में मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम लोग हैं, वो सरकारों का, प्रशासन का कारोबार छोड़ करके चुनाव मैदान में उतरे रहते हैं, तो एजेंसियां कैसे जो है वो इम्पार्शियल होंगी। दूसरी चीज ये है कि धन संग्रह की जो युति है, वो धन संग्रह की युति जो है वो धड़ाधड़ इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हो रहे हैं, और उन पर जो है वो पैसा आ रहा है, जिसके जिसकी पूरी प्रक्रिया ही एवेनिसियो जो है वो वाइड लगती है। जो संविधान का अनुच्छेद 110 है उसका उल्लंघन करके उसको मनी बिल बता करके पारित किया गया, और उस पे पूरा मामला चल रहा है। जनता नहीं जान सकती कि ये धन कौन दे रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन सरकार, उसकी एजेंसियां जान सकती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जान सकता है। तो और तो ये पूरा जो है वो जो सारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, सारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो एक चुनावी तमाशे में केंद्रित होकर के रह गए हैं। अब चुनावी तमाशा ही अगर लोकतंत्र है, और उसके आगे पीछे जो संस्थाएं हैं, जो डेमोक्रेसी है, वो किस फॉर्म में काम करेगी, ये इसको लेकर के मेरे मन में बहुत सारे संदेह पैदा हो रहे हैं। और पूरा जो है, जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन सोसाइटी है, वो इलेक्शन मोड को ही, या इलेक्टोरल इलेक्टोरल प्रोसेस उसकी एक जरूरी चीज है, लेकिन इलेक्टोरल प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी, वैधता, उसको देखे बिना वो उसमें जो है वो बह जाती है। तो जनमत का निर्माण जितने ओपेक तरीके से हो रहा है, जितने नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है, इसमें कोई अच्छा लोकतंत्र सरवाइव नहीं कर सकता। और मैं संजोग से इस बीच इंडियन डेमोक्रेसी के संदर्भ में और वर्ल्ड डेमोक्रेसी के संदर्भ में कुछ लिख भी रहा हूँ, लंबा जो है लेख, और मैंने दसियों बीसियों किताबें कंसल्ट की। तो सभी की ये चिंता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रही है। जैसे कि आप अधेड़ उम्र के हो जाए तो आपको डायबिटीज हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपको और दूसरी तरह की चीजें हो जाएंगी, डिप्रेशन हो जाएगा, बहुत सारी चीजों से आप गुजरते हैं। तो ये डेमोक्रेसी उस प्रोसेस से गुजर रही है। डेमोक्रेसी को ठीक करने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, मान लीजिए इंस्टीट्यूशंस,
वो इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर सकती है? इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, या आपका जो है वो एक तरह से आपकी अब आपका जो एग्जीक्यूटिव है, आपका जो मीडिया है। इन मीडिया को आप देखिए, मीडिया क्रिटिकल तरीके से इवैल्यूएशन करने की बजाय इस तमाशे का हिस्सेदार है, और तमाशा जिधर ज्यादा होता है उधर मीडिया चला जाएगा। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ बना रहे हैं? आप तो जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उन्हीं का जो है गुणगान और आख्यान कर रहे हैं। लेकिन एक जो जनमानस है, जनमानस का जो निर्माण है, वो एक बहुत ही अलग तरीके से किया गया है, और उसमें आप सोचें कि वो कम्युनिस्ट पार्टियों को लाइक करने लगेंगे, वो कांग्रेस पार्टी को लाइक करने लगेंगे। मुझे इसमें अब बहुत संदेह हो रहा है, क्योंकि उसको उसको कैप्चर किया गया है, उसको हाईजैक किया गया है। तो उसमें जो है वो मुझे ये चुनाव प्रक्रिया से अब थोड़ा सा डर लगता है कि ये चुनाव प्रक्रिया जितने धूम धड़ाके एक्स्ट्रा वैगेंजास के साथ, जितना फिजूल खर्ची के साथ, जितना जो है वो इवेंट के रूप में किए जा रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बजाय उसको वीकेन कर रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, और अगर इसी रफ्तार में चीजें चलती रही, तो 2024 में भी कोई एक तरह से लोकतांत्रिक बदलाव होने की संभावना नहीं है। और अगर लोकतांत्रिक बदलाव नहीं होता है, तो फिर ये जो है वो, क्योंकि अमेरिका ने किया, अमेरिका ने ट्रंप से जो दिक्कतें थी उसको दूर किया। इवन ब्राजील ने भी जो है बोल्सोनारो की सरकार गई और वहां लूला की सरकार आई। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, या उनमें जो इंडिविजुअल फ्रीडम का जो लेवल है, वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्टेड है, इंस्टीट्यूशंस कुछ करते रहते हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल सरेंडर हुआ है। हमारे यहाँ आम जनता के भीतर जो है वो कहना चाहिए कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है, उसको लेकर के कोई अवधारणा नहीं है। एक नेशनल इंडिपेंडेंस की बात अलग है, नेशनल सॉवरेंटी की बात अलग है, लेकिन जो डेमोक्रेसी के साथ जो नेशनल सॉवरेंटी और इंडिविजुअल फ्रीडम का कंसेप्ट जुड़ा हुआ था, जिस स्वराज की बात जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के लोग करते थे, उसमें व्यक्ति स्वातंत्र भी था। उसमें सिर्फ जो है भारत की स्वतंत्रता ही नहीं थी, वो व्यक्ति स्वातंत्र निरंतर चीज रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो है, और उसको एक नैरेटिव बनाने में, उसको एक मुद्दा बनाने में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता एक लंबी यात्रा भी निकाल रहे हैं, और वो चीजों को लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्या वो चीजें जनता उनको पिकअप करेगी, समझेगी? और ठीक कहा सुमन जी ने कि जो विपक्ष की जो एकता होनी चाहिए, विपक्ष की सिर्फ सवाल सरकार बना लेने का नहीं है, सवाल उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का है जो छीज रहे हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। तो अगर विपक्ष एक नहीं होगा, तो इस तरह की चीजों से इस इलेक्टोरल प्रोसेस में वो ना रिफॉर्म कर पाएगा, और ना डेमोक्रेटिक जो चेंजेज हैं वो कर पाएगा, ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हिफाजत हो पाएगी, और ना ही आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों की हिफाजत हो पाएगी। तो मुझे बहुत आशंकाएं हैं इन चुनावों से, उम्मीदें कम है। और दूसरी तरफ जो मानस है वो यही है कि मतलब जो है वो आ, एक एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है डेमोक्रेसी का, जो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि एक चुनाव के बाद जो हारते हैं वो हार मान ले, जो जीतते हैं वो जीत अपनी माने। लेकिन मुश्किल तब होती है कि हारने वाले हार नहीं मानते, जीतने वाले को चुनाव के बाद भी हराने में लगे रहते हैं। तो भारत में अब वो स्थिति आ गई है कि जो हार जाते हैं वो मैनिपुलेट करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश में रहते हैं। और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, 7-8 सालों से। ऐसा नहीं है, भारत में पहले भी ये रहा है, लेकिन जो है वो ये सिलसिला अभी स्पीड अप हुआ है। तो मुझे इन चुनावों से जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथनिंग की उम्मीद की बजाय डेमोक्रेटिक वीकनिंग का, जो है लोकतांत्रिक पतन, कमजोरी और ह्रास का भय लगता है। और मुझे कहीं से कोई जो है वो इसकी ठीक से डायग्नोसिस और ठीक से जो है ट्रीटमेंट मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो मिड लाइफ क्राइसिस है डेमोक्रेसी की, अधेड़ उम्र की जो बीमारियां हैं हमारे लोकतंत्र को हुई, वो अधेड़ उम्र की बीमारियों का इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा? मेरे सामने तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तिवारी जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।